अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ। मईशत के हवाले से बड़ी मजबूत ख़बरें हैं हमारे पास। कुछ अरसे पहले भी हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर कुछ हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और आज उसकी कंटिन्यूटी के अंदर यूएन की इकनॉमिक सर्वे में भी पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से बहुत ज़्यादा आज हमारे पास ख़बरें मौजूद हैं। पाकिस्तान में माशी तरक्की तेज़ और महंगाई कम हो रही है। जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2% उसमें इजाफे का इम्कान है, बल्कि साल 2025 में महंगाई की शरह 26 से कम होकर तकरीबन 12.2% तक आ जाएगी। एक बड़ी अहम खबर है, जाहिर सी बात है, और पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी भी है। अगर महंगाई की शरह में अगर 11% कमी होती है तो जाहिर सी बात है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशानी पाकिस्तानी अवाम को महंगाई को लेकर है। तो साल 2025 तक आप लोगों को इंतज़ार करना होगा। साल 2024 कैसा गुजरेगा इसके हवाले से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमें बता चुके हैं। सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, जाहिर सी बात है। अभी IMF की रिपोर्ट भी आना बाकी है, उसके अंदर भी इसी तरह की कुछ रिकमेंडेशन शामिल होंगी। लेकिन बैलेंस ऑफ इकॉनमी है, सब्सिडाइज एनर्जी के ऊपर जो है कट ऑफ करना पड़ेगा। जो एक ख़ास तौर पे जो इक्वालिटी के हवाले से सब्सिडी है उसके ऊपर एम्फसाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ एक माशी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, शेख मुनीम पूरी, उनको भी प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं। साथ साथ हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पिंडी डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा रज़ाकी, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद होंगे। उनके साथ बात करेंगे। एक मुस्बत खबरें ज़ाहिर सी बात है, और मुस्तफ़ा रज़ाकी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनके साथ कुछ सियासी गुफ्तगू भी हम करेंगे इस हवाले से। लेकिन मईशत के ऊपर थोड़ी सी इनकी ग्रिप है, तो मैं चाहूँगा कि मुस्तफ़ा भाई सबसे पहले मुझे बताएं कि ये मुस्बत खबरें आना, जाहिर सी बात है, एक बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और मुखालिफिन जाहिर सी बात है आप लोगों को इस तरह की बातें किया करते थे। और पिछले हमारे वज़ीर ख़ज़ाना की अगर बात करूँ तो उनके हवाले से भी तकरीबन हम डिफ़ॉल्ट कर चुके थे, या हमारे चेयरमैन FBR, साबिक चेयरमैन FBR, वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे। अब ये पॉजिटिव खबरें आना, इसको आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं और इसको अवाम में किस तरीके से इसको ट्रांसफ़र करेंगे इन तमाम तर फ़ायदों के? जी, अस्सलाम वालेकुम असद भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सर, ऑलरेडी लोग जो हैं वो पॉजिटिव न्यूज़ आपको स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी सुना चुकी है। यूएन वाले हम्म। तो अब आपको सर्वे भेज रहे हैं ऑलरेडी। स्टॉक एक्सचेंज आपको आप देख लें, पिछले 2 महीने में उसमें किस तरह इंक्रीज़ आया। और बेसिकली हम्म। आपकी स्टॉक एक्सचेंज तय करती है कि आपकी मुल्क की इस टाइम डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले हम्म। अगर मुल्क कोई डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो उसके स्टॉक्स गिरना स्टार्ट होते हैं, और उससे ही हम्म। आपको पता चलता है कि मुल्क जा हेलो किस साइड असद। रहा है। असद तो साहब, आप ये जो सुन पा रहे आपकी हैं? हम्म। जी जी, आप कंटिन्यू करें। हेलो। जी जी, आप कंटिन्यू करें मुस्तफ़ा, जी, आप जी। कंटिन्यू करें। जी, तो मैं बता रहा था स्टॉक एक्सचेंज आपकी जो है ना वो डायरेक्शन तय करती है, ठीक है? कि आपका मुल्क जा किस साइड रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज हम्म। आपको ऑलरेडी बता रही है। ये स्टॉक एक्सचेंज आपकी 68,000 पॉइंट्स इस टाइम इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है? तो हम्म। आप देख सकते हैं इमरान खान के दौर के अंदर आप देख लें कि स्टॉक एक्सचेंज ही पहले क्रैश होना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद मुल्क भी तकरीबन क्रैश के करीब पहुंच चुका था, जहां से मुस्लिम लीग हम्म। नून ने मुल्क को बड़ी मुश्किल से बचाया। तो मेरे ख्याल हम्म। में आपने इस टाइम पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि आपने मुश्किल दौर 2019 से लेके और 2023 तक का गुजार लिया। अभी भी आप कह हम्म। लें चीजें इतनी ज्यादा आसान नहीं होंगी। अगर लोग ये समझ रहे हैं कि कोई दूध शहद की नहरें फौरन बहना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम्म। चीजें आपको मेरे अंदाजे में 2025 से काफी बेहतर होती नजर आएंगी। तो सर, ये जो बातें की जा रही हैं कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से लकीर से नीचे भी गए इन 2 सालों के अंदर, फिर उनमें उनके ऊपर असरात कब तक आने शुरू हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, एक मुश्किल टास्क तो है। अभी जैसे शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि IMF से जो नया मुआहिदा होगा जिसमें 7 से 8 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग की बात की जा रही है, वो आसान नहीं होगा। तो अगर चीज़ें आसान नहीं है, 120 अरब डॉलर पाकिस्तान को ज़रूरी चाहिए तकरीबन 5 सालों के अंदर, तकरीबन 20 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान को दरकार है। अगर हम कर्जे लेकर इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे तो महंगाई में तो कमी उस तरीके से आप ला नहीं पाएंगे। तो ये ऐसे क्या, कौन देखें से आप मेजरमेंट्स हैं मेरे ख्याल देखें से आप समझते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जो ले रही है इस वक्त, जिसकी वजह से अगर ये मुस्बत रिपोर्टें हमारे सामने आ रही हैं, तो उसके ऊपर क्या क्राइटेरिया है कि पाकिस्तान में क्या बेहतरी होने जा रही है? देखें गवर्नमेंट इस टाइम जो है आपने जनरल सब्सिडी को खत्म करना है, ठीक है? हम्म। पहली गवर्नमेंट्स में क्या होता रहा है कि आपकी जनरल सब्सिडी चल रही थी, ठीक है? उससे हम्म। अमीर भी फायदा उठा रहा था, उससे गरीब भी फायदा उठा रहा था। लेकिन हम्म। वो जनरल सब्सिडी थी। देखें, एक बंदा है, आपने पेट्रोल के ऊपर शुरू में सब्सिडी दिए रखी, ठीक है? अब पेट्रोल जी। की सब्सिडी का आपको नुकसान ये है कि एक बंदा V8 चला रहा है। मुझे आप ये बताएं, लेक्सस इस टाइम पे 8 करोड़ रुपए की लेक्सस है, ठीक है? तो हम्म। 8 करोड़ रुपए की एक बंदा गाड़ी चला रहा है, वो भी उसमें सब्सिडाइज्ड डीजल, सब्सिडाइज्ड पेट्रोल डाल रहा है, और उस बंदे हम्म। की आप बड़ी गाड़ी आपको पता है 4-5 की एवरेज देती है, ठीक है? तो आप ज्यादा सारी सब्सिडी तो दे रहे हैं अमीर तबके को,
तो मेरे ख्याल में अभी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चेंज की है कि टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जा रहे हैं, हर चीज में आप गरीब को टारगेट करके सब्सिडी दें, फिर आप मुल्क हम्म। चला सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने रेवेन्यूज अपने बेहतर करने, ठीक है। ये जो जो हमारी प्रीवियस सारी गवर्नमेंट्स के अंदर रहा है कि आप जनरल बस टैक्स लगाएं, ठीक है, और हर किसी पे, अमीर पे भी वही टैक्स है, गरीब पे भी वही टैक्स है। आप जितने जो आपके इस टाइम पे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, आप उनमें देख लेंगे, उनमें जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा टैक्स देते हैं, गरीबों पे बहुत कम टैक्स है। लेकिन हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में क्यों के टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं है, उस टैक्स कलेक्शन ना होने की वजह से खाने पीने की चीजें, जो बेसिक चीजें, उन पे टैक्स है, हम लोग उस पे टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मुनीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीम साहब, आपसे भी एक बड़ा अहम सवाल है, जाहिर सी बात है, और इसके ऊपर बहुत सारे तबसरे भी हो चुके हैं। सैलरीड तबका हमारा बहुत ज़्यादा टैक्स देता है इस मुल्क के अंदर, तकरीबन 264 बिलियन रुपीस जो है वो सालाना टैक्स नेट में जमा करवाता है, जो कि 200% ज़्यादा है पाकिस्तान में एक्सपोर्टर और रिटेलर से ज़्यादा। तो कैसे इक्वल करेंगे? अगर आप समझते हैं कि एक्सपोर्टर और जो आपका रिटेलर है उसको टैक्स नेट में लाने की बात तो की जा रही है, बल्कि एक्सपोर्टर तो आपका उसको एक्सपोर्ट जब बढ़ाएंगे तो वो टैक्स आपका बढ़ाएगा, लेकिन रिटेलर को लाने की बात की जा रही है। आप समझते हैं कि ये हो सकता है, ये मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर रिटेलर को टैक्स नेट में लाना? आपकी इस पर रिसर्च क्या है? का ताल्लुक है, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जो टैक्स देता है वो पाकिस्तान का ये सैलरी जो तबका होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो टैक्स देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जहां तक आपने बात की, इसके साथ साथ जो तो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को इस वक्त फेस करना पड़ रहा वो ये भी है कि बहुत से लोग टैक्स नहीं भी देते हैं। उसमें जो सबसे ज्यादा जो तबका उसमें शुमार होता है वो हमारा जितना अपर क्लास है, वो लोग टैक्स नहीं देते हैं या वो टैक्स में उनकी आवाज़ शायद हमारे तक नहीं आ रही है। मुस्तफा भाई, ये बताएं ज़रा, ये जो 4.2 मिलियन जो हमारे टैक्स नेट में लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो एक्टिव टैक्स पेयर हमारी लिस्ट है, इनको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, 5.5 मिलियन के करीब हमारे टैक्स नेट में लोग होते हैं, जो एक्टिव होते हैं वो 4.2 बिलियन होते हैं, जिसमें मिलियन होते हैं, जिसमें 12-13 लाख हैं जो टैक्स सैलरी हवाले से जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो मौजूद होते हैं। इनको इंक्रीज़ कैसे करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए हुकूमत क्या इकदाम करे? सहूलतें देनी पड़ेंगी। सर बहुत सारे इसको ऐसे ताजिर हैं जो ये देखिए, बात करते हैं कि सहूलतें दें, टैक्स लें। अगर हम बाकी शहरों की बात करें तो चलो ठीक है, लेकिन एक कराची में बैठा हुआ ताजिर जो लुट रहा है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो फिर टैक्स नेट में उसको लाने के लिए कैसे आमादा करेंगे? सर सबसे पहले मैं आपको इसमें करेक्ट करता चलूं, आपके जो टैक्स नेट के अंदर लोग हैं उसमें 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं टैक्स नेट में जो जीरो की रिटर्न भरते हैं। ये 50% से ज्यादा फिगर है जो आपने गिना हुआ है कि ये लोग टैक्स पेयर हैं, मतलब जिन्होंने एनटीएन लिया हुआ है, ठीक है, नेशनल टैक्स नंबर जिन लोगों के पास है, हमें आपने मुनीम साहब उनको ने दोबारा गिना ज्वाइन हुआ है। किया है। मुझे मुस्तफा भाई, अगर उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आता जी हूँ। जी मुनीम जी साहब, आपको जी मेरी सर। आवाज़ आ रही है? सब आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, आप कंटिन्यू करें, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है वो जो टैक्स, बहुत से तबकात टैक्स नहीं देते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा तबका शामिल है वो पाकिस्तान की अपर क्लास है, जिसमें बहुत सी बिजनेस कम्युनिटी भी शामिल है। और जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो पाकिस्तान का सैलरी तबका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। तो गवर्नमेंट ने इस दफा बहुत सी सामने जो बजट की तजावीज है वो सामने रख के उन्होंने इस चीज को बहुत सी स्कीम्स मुतारिफ करवाई हैं कि जो सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान को चीज फेस करनी पड़ रही है, जो लोग हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप आवाज कंटिन्यू आ रही करें। है आपको? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जो सबसे ज्यादा जो तबका सैलरी टैक्स नहीं देता, उनको टैक्स कैटेगरी में लाना है। तो गवर्नमेंट इस हवाले से इकदाम कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस हवाले से लास्ट टाइम मीटिंग भी की थी कि जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स की कैटेगरी में लाया जाए, और जो लोग टैक्स देते हैं जिसमें सैलरी तबका भी शामिल है, उनके ऊपर ऐसा चेक एंड बैलेंस रखना कि जो उनको बहुत ज्यादा उनके ऊपर वो प्रेशर ना आए कि वो जो टैक्स ज्यादा देते हैं या उनको बहुत जो
इनकी लाइन फिर ड्रॉप होगी, मेरे ख्याल से कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है। मुश्तबा भाई आपके साथ ही हम कंटिन्यू करते हैं। सर मुश्किलात तो पाकिस्तान को आई हैं माशी सूरत हाल में। आज जो रिपोर्ट है जो UN की इकनॉमिक सर्वे के हवाले से जो रिपोर्ट है उसमें यही लिखा था कि सैलाब के हवाले से भी पाकिस्तान को कुछ मुश्किलात का सामना पड़ना पड़ा और क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद अगर हम कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर काम करके इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, ख़ासतौर पर जो एक पाकिस्तान में गरीब तबका है वो एक बड़ा पिसरा है, उस हवाले से उसको इस तरह के जो इतने भी मीशत के अंदर हमारी इस वक्त जो एक अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं उसके असरात कैसे फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे आप पाकिस्तान के एक लोअर तबके को? सर आपकी असद भाई आवाज ना कट के आ रही है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा नेट का इशू है। मैं लास्ट जो बात कर रहा था, मुझे सही आपका सवाल ये समझ नहीं आया। मैं आपको लास्ट जो आपने क्वेश्चन किया वो क्लियर था, मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। मैं उसमें यही आपसे बात कर रहा था कि देखें, जो एक तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि इतना टैक्स पेयर है, ठीक है। उसमें 50% से ज्यादा लोग वो लोग हैं जो कि सिर्फ फाइलर बने हुए हैं, लेकिन वो निल की रिटर्न भरते हैं, ठीक है। मतलब वो जीरो टैक्स की रिटर्न भरते हैं कि हम बस हमारा टैक्स बनता ही नहीं है देना, ठीक है। सिर्फ उन्होंने एनटीएन लिया हुआ। पहली करेक्शन इसमें ये है। दूसरी आपने बात की कि इस चीज को आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो सर ठीक करने का मैंने कई दफा फेसबुक पे भी डिफरेंट फोरम्स के ऊपर ये बात की है कि ठीक करने का आपका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी एक तरीका है, लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आना। और टैक्स नेट के अंदर लाने के लिए जो तरीकाकार है वो सिंपली ये है कि आप करेंसी नोट बतदरीज इसको बंद करें, ठीक है। आप लोगों के CNIC के अगेंस्ट, मैं आपको एक पूरा प्लान दे देता हूँ, आप लोगों के CNICs के अगेंस्ट उनके अकाउंट्स बनाएं, ठीक है। हर बंदे के लिए कंपलसरी हो कि उसका एक बैंक के अंदर अकाउंट हो, ठीक है। आपकी इस्लामिक बैंकिंग है, ठीक है, कुछ लोगों को उससे इख्तलाफ होगा, ठीक है, लेकिन हर बंदे का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। वन टाइम देखें, सियासतदानों ने भी NRO लिए 75 सालों में, हर एस्टेब्लिशमेंट ने भी लिए, सबने NRO लिए इधर, ठीक है। तो एक NRO आपको जो ये 25 करोड़ अवाम है इसको भी दे देना चाहिए। और वो NRO ये आपका होना चाहिए कि आप इन सब को बैंकिंग चैनल के अंदर लेके आए। आपकी अगर ट्रांजैक्शंस हैं आप उनको बैंकिंग चैनल के अंदर लेके आए। आप हर बंदे के CNIC के अगेंस्ट एक अकाउंट जारी करें गवर्नमेंट, ठीक है। और हर बंदे को एक वन टाइम अपना जो ब्लैक का पैसा है, चाहे किसी ने 10 रुपए रखे हुए या 10 करोड़ रुपए रखे हुए, एक दफा आपको सिर्फ वन टाइम, लेकिन वो वन टाइम का मतलब वन टाइम होना चाहिए। ये नहीं है कि जो ब्लैक का पैसा आप 10 साल पहले जमा होने देते आप कहीं डीमोनेटाइजेशन के मशवरे तो नहीं दे रहे हुकूमत को? नहीं, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें चेंज बात आपको ये कर रहा हूँ कि आप ठीक है, आप डीमोनेटाइजेशन करें, लेकिन उससे पहले लोगों को आप देखें, आप एकदम सारे नोट ना बंद करें। इस तरह देखें, जो लोग पाकिस्तान में, सब लोग पढ़े लिखे नहीं है, सब लोग जाके ATM यूज नहीं कर सकते, सब लोग ऐप बैंक नहीं चला सकते। तो आपकी मजबूरी होगी कि आप कम से कम 100 रुपए का नोट रखें सर। आप 100 रुपए का नोट रखें ताकि कोई बंदा भूखा ना मरे, ठीक है। बाकी जितनी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं आप बतदरीज, आप इसको पहले 5000 का बंद करें, ठीक है, फिर 1000 का बंद करें। आप एक तरीके से चले ना, आप एक तरीके से बंद करें। आप लोगों को कहें कि यार आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर विदाउट पेइंग एनी टैक्स, ठीक है। हमने जो पीछे 75 साल पाकिस्तान के साथ किया, जिसने भी किया वो कर लिया। अब जिसके पास, जो लोग, हम लोगों को जानते हैं यार, FBR वाले क्यों नहीं जानते, हम लोगों को जानते हैं जो लोग अपने तकियों के नीचे करोड़ों रुपया रख के बैठे हुए, ठीक है। आपके सर्कल में 10 लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे, मेरे सर्कल में 100 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है। तो लोग इधर बैंक में तो जाने को तैयार नहीं। उसकी वजह यह है कि आपने उधर इतनी टैक्स लगाया हुआ है। और दूसरा ये है कि आपका FBR का जो बंदा तरीके से टैक्स देता है, आप अगले साल उसको डबल टैक्स का नोटिस दे देते। तो ये हमें दोबारा शायद ज्वाइन किया है मुनीम साहब ने। मुनीम साहब आप क्या फरमा रहे थे, दोबारा कंटिन्यू करें अगर आप कंप्लीट कर लो। मैं अगर 1 मिनट बात अपनी कंप्लीट कर लूं। बजट के हवाले से बात हो रही। अच्छा, एक मिनट, मुश्तबा साहब अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं। मैं मुनीम साहब आपके पास दोबारा आता हूँ जी। मुश्तबा भी आपका बात कंप्लीट करने अपनी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सबको देखें, छोटी सी चीज है, आप सबको बैंकिंग की तरफ लेके आए, ठीक है। बैंकिंग चैनल में वन टाइम पैसा लोगों को जीरो टैक्स पे वाइट करने दें। जो सियासत पास में हुआ वो हो गया।
उसके बाद देखें आपने अभी भी अगले 75 साल भी आपने इसी तरह लड़ना है, या अगले 75 साल आपने वो जो लोगों ने घरों में पैसा रखा है उसको चैनल में लाके इस्तेमाल करना है। आप अभी टैक्स ना लें, आप अगले 75 साल का सोचें कि जो लोग वाइट करेंगे उस पे आप अगले 75 साल तो टैक्स ले सकते हैं ना सर। ये एक बड़ा ज़बरदस्त मशवरा है, ज़ाहिर सी बात है। एमनेस्टी स्कीम्स भी निकाली जाती हैं इन चीज़ों के हवाले से कि जितना भी लोगों का ब्लैक का पैसा है या लोगों का अनडिक्लेयर्ड मनी है उसको आप टैक्स नेट में लेकर आएँ, पाकिस्तान की मीशत के अंदर उसको इंजेक्ट करें। वनीर साहब, आपको मेरी आवाज़ अब आ रही है? आ रही मुझे आपकी सर, आवाज़। अब मुझे बताएं कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से क्या मतलब ज़रूरी है, चीज़ें करनी चाहिए? पीआईए के हवाले से भी बात की जा रही है, ओजीडीसीएल के हवाले से भी बात की जा रही है कि सऊदी अरब को उसके शेयर्स जो हैं वो बेचे जाएंगे। इससे कुछ फ़ायदा होगा? आप समझते हैं कि जितने भी आपके नुकसान में जा रहे हैं जो इदारे आपके हैं, जो खसारा, बजट खसारा अगर उनका देखा जाए तो वो तकरीबन 200 बिलियन अरब रुपए तक उनका खसारा होता है, तो उनको प्राइवेटाइज करने के बाद शायद आप समझते हैं कि मईशत को कुछ सुख का सांस मिलेगा? हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी, आ रही है आपकी जी। असद साहब, जो प्राइवेटाइजेशन का अमल है वो किसी भी मुल्क के स्पेशल जो डेवलपिंग स्टेट्स होती हैं उनके लिए बड़ा जरूरी होता है। हम पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनमें पीआईए आती है, उसमें स्टील मिल आती है, उसमें रेलवे आती है। ये मैक्सिमम जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं ये खसारे में जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन हो। सर, रेलवे तो इस वक्त प्रॉफिट में जा रही है, आज तो रिकॉर्ड अर्निंग्स अर्निंग्स की खबरें आ रही हैं के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो। जी जी, बात बिल्कुल बजाय, लेकिन हम माजी में हम कुछ अर्सा पहले की बात करें, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये मैक्सिमम टाइम में ये खसारे में ही रहे हैं। लेकिन इसमें आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि जो रेलवे है इस वक्त टोटल प्रॉफिट में जा रहा है और 80 अरब की आपने बात की, शायद 80 अरब रुपया वो इस साल कमाएगा, इस कमाई होगी रेलवे की। लेकिन जहां तक पीआईए की बात है, पीआईए किसी जमाने में पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की जो टॉप क्लास एयरलाइंस होती थी उनमें शुमार होता था। 70s की हम बात करें, 80s की दहाई की बात करें, पीआईए की जो एयरलाइन है वो टॉप एयरलाइंस में शुमार होती थी। लेकिन साथ साथ 80s के बाद जैसे ही इसमें सियासी मुदाखलत शुरू हुई पीआईए में, और पीआईए के ऊपर जो इजाफी बर्डन आया, इजाफी बर्डन कौन सा था कि इसमें टोटल इस वक्त 32 प्लेन्स हैं पीआईए के पास, लेकिन इसके जो पायलट्स इसमें भर्ती हुए हैं टोटल वो 800 के लगभग है, यानी कि 32 जहाजों के ऊपर जो पायलट भर्ती 800 हैं। और इसके साथ साथ जो इस पीआईए में इस वक्त जो टोटल एम्प्लॉइज हैं वो 16,000 हैं। यानी कि ये तमाम चीजें पीआईए के ऊपर बोझ बनी, जिसके बाद ये जो हमारा पीआईए कौमी एयरलाइन है ये खसारे में चली गई, और तारीखी खसारे में चली गई। और इसके बाद इसका जो निजकारी का अमल है वो अब शुरू हो चुका है। अब इसकी निजकारी के लिए बहुत से जो मुल्क हैं, जिसमें हमारे पास गुल्फ स्टेट्स हैं, जिसमें कतर आता है, सऊदी अरब आता है, इसके अलावा यूएई आता है, इन तमाम तीनों मुल्कों ने पीआईए को खरीदने के लिए अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। अब जो निजकारी का अमल था पीआईए का, वो उसमें जो रुकावटें थी वो भी मैक्सिमम हद तक दूर हो चुकी हैं, जिसमें जो असासे गिरवी रखवाए गए थे पीआईए के, और वो गिरवी रखवा के जो कर्जे लिए गए थे, अब वो जो जिनसे कर्जे लिए गए थे उनके साथ जो मुआहिदा है वो 10 साल का मुआहिदा हुआ था कि 10 साल तक हम आपको ये लोन्स हैं जो हमने जो असासे गिरवी रखवाए, 1 अरब रुपए के जो बाउंड थे वो मैच्योर होने जा रहे हैं ना अप्रैल में, इसी साल अप्रैल के अंदर, इसी माह जी जी इसकी अदायगी करने जा रहा है पाकिस्तान $1 अरब की। जो डिफॉल्ट के हवाले से एक खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान शायद नहीं कर पाएगा, लेकिन $1 अरब के जो बाउंड है उसकी पेमेंट करने जा रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, राइट। क्योंकि शहबाज हुकूमत ने सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की ये पॉलिसी रही है, ये उनके मंशूर में शामिल होता है कि जितने भी इदारे हैं वो उनको प्राइवेट किया जाए। माजी में भी ना जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2013 से 17 तक वो वज़ीर आज़म रहे, तो उनकी यही कोशिश थी कि इदारों को प्राइवेट किया जाए। इससे पहले हम अगर तारीख को थोड़ा सा कंगालें तो हमें मालूम होता है कि इंडिया ने 90s में कुछ इदारों को प्राइवेट किया था, और वो पॉलिसी पाकिस्तान से अडॉप्ट की गई थी, क्योंकि उस वक्त जब पहली दफा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने प्राइवेट इदारे जो खसारे में जा रहे थे या गवर्नमेंट के ऊपर बोझ थे उनको उन्होंने प्राइवेट करने का जो अमल था वो स्टार्ट किया था। तो इंडिया ने भी इस पॉलिसी को अपनाया। इंडिया के पास भी इस वक्त बहुत से इदारे ऐसे हैं जो नेशनल इदारे कहलाते हैं, वो उन्होंने प्राइवेट किया हुआ है, और जो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ है वो काफी हद तक
कम हो चुका है। तो पाकिस्तान भी उस पॉलिसी को अब अपनाने जा रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान के आगे पाकिस्तान के पास अब कोई चांस नहीं बचा, क्योंकि एक बहुत बड़ा अरबों खरबों का एक बोझ है पीआईए का जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा था। तकरीबन 250 अरब का खसारा सालाना जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। इतने हमारे तकरीबन कोई टैक्स नेट की जो सैलरीज है, हमारे जो सैलरी तबका है वो हमारा टैक्स अदा करता है। उतना ही अगर आप उसके अंदर खसारे के अंदर अगर डुबो देंगे अपने ऐसे ऐसे महकमों के अंदर, ऐसे इदारों के अंदर जो आपको प्रॉफिट तो दूर की बात है, बल्कि जो आप पाकिस्तानी ख़जाने से बेसिकली पैसा लेके जाते हैं वो अपने आप को चलाने के लिए, अपने इदारों को चलाने के लिए, ये दुरुस्त बात है आपकी। यहाँ पे हमें एक ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कल शहबाज शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब के दौरे के ऊपर, एक रोज़ा दौरे के ऊपर सऊदी अरब जा रहे हैं। रेकोटेक के हवाले से तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी जो है वहाँ पे मुतवक्का है। इसके ऊपर मुस्तफा भी से बात करेंगे कि क्या कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं और क्या चैलेंजेस होंगे इस गवर्नमेंट को खास तौर पे इन तमाम तर चीज़ों पे। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते जी, यहाँ पे ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए इख्तिलाफ। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान की एक बेहतरी की सूरत हाल की तरफ गामजन मीशत के बारे में बात कर रहे थे। अच्छी सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है हमारे, लेकिन ये बातें ज़ाहिर सी बातें आवाम को अभी तक हज़म नहीं हो रही। हम जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की पोस्टें वगैरह लगाते हैं, मेजॉरिटी कमेंट्स यही होते हैं कि इससे गरीब आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है। ये आप स्टॉक मार्केट 68,000 पर चली गई है, या पाकिस्तान के इन्फ्लेशन की आने वाले दौर के अंदर कमी की खबरें आ रही हैं, लेकिन आवाम को अभी इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आवाम इस वक्त रो पिट रही है अपने आप को और हुकूमतों को ही पिट रही है। मुस्तफा भाई, कल दौरा है शहबाज शरीफ साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का सऊदी अरब का एक रोज़ा दौरा है। रेकोटेक के हवाले से एक बड़ी बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान के बड़े ख़जाने वहाँ पर जो हैं उस वक्त मौजूद हैं, तो इसके ऊपर सरमायाकारी $1 अरब की मुतवक्का है। आप समझते हैं कि एक गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए? और ख़ास तौर पे जो SIFC फोरम के ऊपर ज़राअत के ऊपर जो काम हो रहा है, इसके ऊपर क्या अचीवमेंट्स है पाकिस्तान की अब तक? आप समझते हैं कि आने वाले दौर के अंदर हम अट्रैक्ट कर पाएंगे इन्वेस्टर को, फॉरेन इन्वेस्टर को? क्योंकि एक छोटा सा मैं यहाँ पे कमेंट मेरा ले लें कि स्टॉक मार्केट के हवाले से तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी की बात चल रही है स्टॉक मार्केट में, लेकिन जब हमारे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जब उन्होंने विज़िट किया था स्टॉक मार्केट का भी पिछले हफ्ते, तो वहाँ पर उनको बताया गया कि $9 अरब टच कर चुकी है ये स्टॉक मार्केट। तो सर अभी भी हम $8 अरब की कैपेसिटी पे खड़े हैं इस वक्त। तो आप समझते हैं कि आने वाले दौर में वाकई चीज़ें बड़ी बेहतर हो सकती हैं? तो चैलेंजेस क्या होंगे, फिर उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले तो आप इस पर ज़रा कमेंट कर दें। मुझे यार असद भाई आपकी आवाज ना बिल्कुल डिस्टॉर्ट होके आ रही है। मैं लास्ट जो आपने क्वेश्चन किया मैं उसका आपको पहले जवाब दे देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आपका प्राइवेटाइजेशन के मुताबिक आप जो पूछ रहे थे मुझे वो चीज समझ आई। मुझे अभी जो आपने क्वेश्चन किया इसको बेशक आप रिपीट कर शहबाज लें। शरीफ के अगर आपको आवाज़ आ रही हो, शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के हवाले से इतनी इन्वेस्टमेंट मुझे प्लान समझ आई पाकिस्तान है में आ जो रहे हैं, उस पर अगर रेकोटेक आप की कमेंट आपने कर दें। बात की। जी दौरा जी बहुत इम्पोर्टेंट है दौरा, और ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए, अगर ये इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी बलूचिस्तान में किस तो पाकिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन वही चीज है कि हमने हर चीज को हमेशा अदालत की नजर की है। जो पाकिस्तान के मफाद का प्रोजेक्ट होता है वो हम अदालतों में घसीट के और उसको 20-20, 30-30 साल के लिए डिले करा देते हैं। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। देखें बाकी अब ये पता चलेगा जिस टाइम ये मुआहदा होता है, फिर उसको देख के पता चलेगा कि पाकिस्तान ने इसमें क्या किया और किस तरह किया। अभी इस पे मेरे ख्याल में कोई कमेंट कबल अज़ वक्त है। तो सर फर्दर फिर चीन के हवाले से भी उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। आप समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के हवाले से मैंने सवाल किया था कि कैपेसिटी उसकी तकरीबन $9 अरब की है, तो इस वक्त $1 अरब की सरमायाकारी वहाँ पर इस वक्त है। तो लेकिन मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के दौरे स्टॉक मार्केट पे यही बात की जा रही थी कि कैपेसिटी हमारी बहुत ज़्यादा है इस वक्त स्टॉक मार्केट के हवाले से भी। तो आप समझते हैं कि कौन से ऐसे चैलेंजेस होंगे जिसके हवाले से आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं जिससे हम और ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर को जो है अट्रैक्ट कर सकें पाकिस्तान के अंदर? देखें इन्वेस्टमेंट हमेशा डिपेंड करती है स्टेबिलिटी के ऊपर, और ये चीज आप देखनी पड़ेगी कि इस हुकूमत को कितना स्टेबल ये खुद चलती है और इस गवर्नमेंट को कितना स्टेबल चलने दिया जा सकता है। इससे ज्यादा मैं खुल के इस पे बात, आप खुद भी समझदार हैं, मैं इस पे खुल के बात नहीं कर सकता। ठीक है कि नहीं, आप अगर खुल तो के बात कर देखें सकते हैं। आप स्मूथली देखें, अगर आप स्मूथली 5 साल गवर्नमेंट चलने देते हैं, ठीक है, तो फिर तो इसके बहुत पॉजिटिव नताइज निकलेंगे। लेकिन देखें मैं फर्ज करें जी मैं सरमायाकार हूं, तो मैं क्या चीज देखूंगा? मैं स्टेबिलिटी देखूंगा कि यार मैं एक मुल्क के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा हूँ,
ठीक है। अगर पॉलिसीज वो की मुझे मुल्क कंटिन्यूटी है या नहीं है 25%, मुल्क में, बिल्कुल। अगर अगर देखें वो मुल्क मुझे 25% 30% का भी फर्ज करें रिटर्न दे रहा है, लेकिन कल को उसकी करेंसी इतनी डीवैल्यू हो जानी है कि मुझे उल्टा लॉस होना है, ठीक है, तो मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं? और वो सारी आपकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपके डॉलर की स्टेबिलिटी पे है, आपके मुल्क की स्टेबिलिटी पे है, और वो सब कुछ आपका जुड़ा हुआ है सियासी स्टेबिलिटी के साथ। जब तक वो है मुल्क स्मूथली चलेगा। जिस दिन आपके न्यूज थोड़ी ऊपर नीचे मिलना स्टार्ट हुई तो जाहिर है इन्वेस्टर क्यों वेट करेगा? तो मुश्तबा भाई, क्या समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम में क्या ख़राबी है? अगर हम एक जमात की बात करें, अभी ईद के बाद तकरीबन 3 बड़ी जमातों ने, बल्कि 3 बड़ी जमातें तो नहीं, 2 आप समझ लें कि उनकी सब्सिडाइज जमातें हैं, बाकी एक बड़ी जमात है कि जिसने अभी एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। कुछ अब परेशानी बनेगी आपकी गवर्नमेंट को ईद के बाद, अगर ये सारी जमातें, ख़ुसूसन मौलाना फजल रहमान ने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी सड़कों पर होंगे, पीटीआई ने भी ऐलान कर दिया है, सुन्नी तहरीक है, वहदत मुस्लिमीन है, ये सारी जमातें अगर इकट्ठी होकर कोई तहरीक का आगाज़ करती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इससे कोई ख़तरा है या ये चीज़ें नॉर्मल हैं, मुल्कों में ये चीज़ें चलती रहती हैं? सर ये चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, और ये तो चलता रहेगा, ये तो आपके साथ 5 साल चलता रहेगा, लेकिन ये चीज मैटर नहीं करती जितनी ज्यादा आपकी ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से मैटर करते हैं, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मैं ओपनली बड़ी बात करूंगा, ठीक है, जितने आपके ताल्लुकात, आपने पाकिस्तान के पीछे 75 साल की हिस्ट्री देखी है, ठीक है, आपकी अदम एतमाद की तहरीकों से लेके हर चीज जो है वो ऑपोजिशन जितना मर्जी बड़ी रैली लेके आ जाए, वो चीज तब तक नहीं चल सकती जब तक आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं, ठीक है। तो मेन चीज देखने वाली ये है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या आगे चाहती है। आया उन्होंने मुल्क चलने देना है, या उन्होंने फिर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, फिर कोई प्रोजेक्ट इमरान लेके आना है? सर एक अगर पेज तो की आपने बात तो फिर फिर एक प्रोजेक्ट 2017 के बाद भी इमरान तो हम यही बात लेके कर रहे थे आना ना, है, एक पेज की गवर्नमेंट तो है। फिर आप भूल जाए स्टेबिलिटी। नहीं, एक पेज की गवर्नमेंट। अच्छा, मैं मुनीम साहब के पास चलता हूँ, मैं ये सवाल लेके आपके पास दोबारा आऊँगा। मुनीम साहब, ये आपकी थोड़ी पॉलिटिकल ग्रिप भी अच्छी है आपके मुताबिक। आपने मुझे कहा कि ये पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर गुफ्तगू करना ज़रा मेरे लिए और आसान होता है। एक पेज की गवर्नमेंट ज़्यादा ज़रूरी है आप समझते हैं? क्योंकि एक पेज की गवर्नमेंट तो 2018 से लेकर 2020 तक हम लोगों ने एक आइडियल गवर्नमेंट देखी, जिसमें आर्मी चीफ जो है वो बाप भी था, जिसमें सारे मामला भी आपने देखे, सारे डिसीजंस कहाँ से होते थे। प्राइम मिनिस्टर साहब तो शादिर नादिर कोई फैसला किया करते थे। हमारे साबिक आर्मी चीफ के वाले से बात की जाती है, बल्कि साबिक हमारे बानी पीटीआई भी ये बात कर चुके हैं कि सारे फैसले तो वहीं से होते थे, मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक रबर स्टैम्प बन के बैठा हुआ था। सॉरी टू इंटरवीन, लेकिन 1 जी, पेज प्लस कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंट लोग, ये चीज मैटर करती चलें आप भी इसके ऊपर कमेंट कर दें कि हमें मुनीम साहब जो है उनकी शायद लाइन दोबारा ड्रॉप हो गई है, शायद वो सवाल थोड़ा सा हैवी था इसलिए शायद वो काट के चले गए, पता नहीं। आप जरा इस पर कंटिन्यू करें कि 1 पे चलें। आपने बात की कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब ना हो, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जी। ताल्लुकात ख़राब होने की फिर वजह क्या बनती है? आप समझते हैं कि अभी जो सेटअप है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज से चल रहे हैं, उनके वज़ीर ख़जाना वज़ीर दाखिला भी उनकी मर्ज़ी के लगे हुए हैं, एक बड़ी मिली जुली किस्म की गवर्नमेंट है, और वैसे तो ज़ाहिर कहा जा रहा है कि बड़ी वीक गवर्नमेंट है। तो अगर बहुत वीक गवर्नमेंट है, कोई 6 महीने 2 साल देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे लेकर आएंगे? फिर ये जो एक रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे सामने, इतनी मुस्बत रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसको फिर कैसे आप तक़वियत बख्शेंगे? नहीं, देखें, गवर्नमेंट तो स्टेबल है। गवर्नमेंट स्टेबल इस तरह है कि पहले आपने सिर्फ फेडरल ली थी, ठीक है। आपको भी पता है कि फेडरल इस वक्त सिर्फ मुंह काला कराने के लिए गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर मैं बड़ा खुल के बात करूं तो फेडरल गवर्नमेंट इतना आसान नहीं है लेना, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि लास्ट टाइम हमारे पास सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट थी। सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के अंदर रह के आपको पता है कि एनएफसी अवार्ड के बाद सारे जो आपके फंड है वो सूबों के पास है, ठीक है। पहले जो आपने गवर्नमेंट की, आप उसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। पंजाब के अंदर किसी और की हुकूमत थी, केपी के अंदर किसी और की, बलोचिस्तान में किसी और की, सिंध में किसी और की। तो आप तो सिर्फ वो मुंह काला करा रहे थे 16 में, लेकिन अभी बहुत सिनेरियो चेंज है। अभी आप आपने देखेंगे मुनीम साहब ने पंजाब ज्वाइन आपके किया। पास मुनीम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? स्ट्रॉन्ग सॉरी टू होल्ड कट यू आपका सर, पंजाब भी आपके पास आपको है। मेरी आवाज़ आ रही सर? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। आज यूएन ने अपने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी ये बात की है कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज, एक तो उन्होंने कहा कि जो सब्सिडाइज एनर्जी के हवाले से उन्होंने बात की, और इन इक्वालिटी के हवाले से सब्सिडाइज की बात भी की उन्होंने। सब्सिडीज़ जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर को हवाले से भी दी गई, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अभी भी उन्होंने नंबर 1 पे रखा हुआ है, एजेंडे पे रखा हुआ है।
ये कैसे आप समझते हैं कि आने वाले दौर के अंदर आपको कुछ मसाइल नज़र आ रहे हैं इस गवर्नमेंट को? अभी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की कि पोजीशन जितनी बढ़ती तगड़ी हो लेकिन आपके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे होने चाहिए। आप ये समझते हैं कि आगे आने वाले 5 साल में ये तमाम तर चीज़ें होंगी पाकिस्तान के अंदर? ऐसा कुछ सिनेरियो बनने जा रहा है कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे भी करेगी, सियासी इस्तेहकाम भी रहेगा और अपोजिशन के अपने छोटे मोटे रैलियाँ मार्च भी चलते रहेंगे? जी असद भाई, हम सबसे पहले अगर इस सवाल की बात करें तो हम तारीखी तनाजुर में बात करते हैं। पाकिस्तान की ये तारीख रही है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि वो जो जो जमहूरी इदारे हैं पाकिस्तान के, वो ज्यादा पावरफुल नहीं है। अब जुल्फकार भुट्टो के अगेंस्ट पाकिस्तान नेशनल अलायंस बना। इसके अलावा जब बेनजीर भुट्टो थी, वज़ीर आज़म थी, तो उनके अगेंस्ट इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना। तो अब नवाज शरीफ जब तीसरी दफा हुकूमत में आए तो उस वक्त 2014 में, यानी कि 2013 में वो हुकूमत में आ रहे हैं, 2014 से ही धरने स्टार्ट हो गए थे इमरान खान की तरफ से। तो जब तक जमहूरी इदारे मजबूत नहीं होंगे, तमाम जमहूरी जमातें एक पेज पे नहीं होंगी, या वो तमाम जमहूरी जमातें जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आ सकती। तो इस जो आप मौजूदा गवर्नमेंट की तो कैसे मजबूत करेंगे मुनीर साहब? यही जमातें 5-5 साल हुकूमतें तो करती आ रही है ना। पिछले तकरीबन 20 साल से तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जिसमें कोई मार्शल लॉ जैसी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर हो। तो फिर जमहूरी इदारों को मजबूत करने के लिए फिर क्या इकदाम करने चाहिए, आप क्या समझते हैं? असद भाई, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 20 साल में पाकिस्तान में कोई नया मार्शल लॉ नहीं लगा, लेकिन पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा बनाया गया, उनको ऐसा मतलब कि उनको ऐसे सिमत दी गई, उनकी ऐसी आइडियोलॉजी बनाई गई जो कि जमहूरी थी ही नहीं। अब देखेंगे 2011 में इमरान खान साहब को लॉन्च किया गया, वो इस बेस पे लॉन्च किया गया कि वो किसी से बात भी नहीं करते और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास साथ बैठने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अभी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हुकूमत में आया, वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने सबसे पहली बात ही यही की कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैं दावत देता हूं कि हम एक पेज पे बैठे, पाकिस्तान के मसाइल हल करें। लेकिन पीटीआई ने किसी भी मोड़ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ये पेशकश कबूल नहीं की, उसको झुठला दिया। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज में भी मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये बात पाई जाती है, जब तक वो जमहूरी रवैया नहीं अपनाएंगे तो पाकिस्तान में कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इसमें सबसे बड़ी जो इस वक्त रुकावट है वो पीटीआई की तरफ से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करनी पड़ रही है। अगर पीटीआई इस वक्त जमहूरी जो लाइंस है उनको अडॉप्ट कर लेती है तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। सर मुश्तबा भाई, ये एक अच्छी खबर नहीं है कि आईएमएफ जो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कड़ी शराइत लगा रहा था, आज तकरीबन 1 साल पहले वो बात कर चुका है कि हम अगले प्रोग्राम में भी जाने के लिए तैयार हैं और मुस्बत पेशरफ्त आगे से दिखाई जा रही है। वर्ल्ड बैंक के हवाले से भी बात की जा रही है कि हम पाकिस्तान को आगे और फाइनेंसिंग करने के लिए जो है वो पेशरफ्त करेंगे। तो आप क्या समझते हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कट होके आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। चले मैं दोबारा से अपना सवाल जो है ना वो दोहराने की कोशिश करता हूँ कि आईएमएफ के हवाले से ये बात की जा रही है कि हम आगे और मज़ीद फाइनेंसिंग के लिए भी तैयार हैं। पहले तो आईएमएफ को टेबल पर लाना बड़ा मुश्किल था, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात को इनिशिएट करना बड़ा मुश्किल था। अब आईएमएफ जो एक प्लान आपका साल के आखिर में होना है या साल के आखिर में एक प्रोग्राम होना है, उसका तकरीबन कोई 8 महीने पहले ही आमादगी जाहिर कर देना भी एक अच्छी खबर है, आप समझते हैं ये? जी बिल्कुल, ये अच्छी खबर है। आप ये देखें, आपको इस चीज का क्रेडिट टोटली शहबाज शरीफ को जाता है। इस चीज का क्रेडिट है कि 16 महीनों में उन्होंने ब्लैक लिस्ट होने से मुल्क को क्रैश होने से बचाया। देखें, ये तो आपको खुद आईएमएफ जिस तरतीब से इस टाइम आपके साथ चल रहा है उसी से आपको पता चल रहा है। एक टाइम पे आईएमएफ आपको लोन देने को तैयार नहीं था, उनको पता था हमने जो पैसा देना है वो डूब जाना है। लोग श्रीलंका बनने की बातें कर रहे थे इस मुल्क की। इमरान खान के अपने बयान इस पे मौजूद थे, शौकत तरीन के इस पे बयान मौजूद थे, ठीक है। तो मुल्क तो उस टाइम डिफॉल्ट कर रहा था। तो ये तो बिल्कुल इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि 16 महीने सियासत कुर्बान करके मुस्लिम लीग नून ने वो मुल्क को बचाया। अच्छा सर, ये आपकी जो डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से जो आजकल बड़ी बात चल रही है
अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसकी सदा में नज़र आ रही है कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की मीशत के ऊपर भी इसका असर पड़ेंगी, पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के ऊपर भी इसके असर पड़ेंगी। इस पर इकदाम क्या कर रही है आपकी जमात? आप ज़ाहिर है अगर 5 साल के लिए आप आए हैं, मेरी दुआ है कि 5 साल के लिए आए हो। जितने भी लोग प्रोग्राम के अंदर आते हैं वो कुछ 6 महीने साल से ज़्यादा टाइम देता नहीं है। डिसइंफॉर्मेशन है या सोशल मीडिया है, इसके ऊपर जो इस तरह की बातें करना या इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, या चले डॉलर के लिए आप यूट्यूब के ऊपर चैनल्स बना लेते हैं और पाकिस्तान की डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, इसको कंट्रोल किसने करना है? क्या कोई ऐसा जामा प्लान देने जा रही है इस गवर्नमेंट? आपके पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसमें खास तौर पे जो सबसे बड़ी चीज आ रही है वो, अभी आप अगर एक बंदे के मुतालिक कुछ करते हैं तो उसके मुतालिक गवर्नमेंट इस टाइम पे डेफर्मेशन के बड़े सख्त लॉज लेके आ रही है। जो नए लॉज आ रहे हैं, अगर आपने भी सुना हो, ठीक है, मीडिया पे सुना हो अगर आपने, तो उसके बाकायदा जो लॉ है वो अमेंड होने लगा। बिल्कुल ठीक। मुनीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं? इनमें उसका लिमिटेड से टाइम के अंदर उस मुश्तबा भाई आपकी थोड़ी सी आवाज़ शायद अभी प्रॉब्लम कर रही है, इंटरनेट का शायद इश्यूज़ है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जी पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल, मेरे ख्याल से इंटरनेट की स्टेबिलिटी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुनीम भाई लास्ट मेरे पास 30 सेकंड्स हैं, अगर आप क्विकली अगर मुझे बताना चाहें कि जो आने वाला एक प्रोग्राम है 7 से 8 अरब डॉलर का, अगर शराइत सख्त होंगी तो उसमें इन्फ्लेशन हम कैसे कमी उसके अंदर देखेंगे? जैसे अभी यूएन की इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक तो हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 11% उसमें कमी आएगी। तो फिर ये कैसे चीज़ें मुमकिन होंगी? क्या साथ साथ पैरेलल के अंदर भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स के वाले से पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है? अगर पाकिस्तान 20 से 25 अरब डॉलर सालाना अगर कर्जे उठाता रहेगा तो फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आपने इंटरेस्ट भी तो देना है सर, आप अपनी जीडीपी के अंदर कैसे इन्फ्लेशन को जो है वो लो लेवल पे लेकर आएंगे? उसका क्या प्रोसेस होगा? असद भाई, जो सबसे बड़ी इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी खुशखबरी है, पाकिस्तानी अवाम के लिए भी खुशखबरी है। जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर ले, ब्लूमबर्ग की बात कर ले, वो पाकिस्तानी इकोनॉमी के हवाले से मुस्बत खबरें दे रहे हैं और उनकी तरफ से ही ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हुई है। और इसमें हम प्रैक्टिकली अगर ग्राउंड पे देखें तो उसके आसार हमें नजर भी आते हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें और इस साल की बात करें तो हमें इन्फ्लेशन में काफी फर्क नजर आता है। तो जहां तक आईएमएफ के नए प्रोग्राम की बात है जो 7 से 8 अरब डॉलर का होगा, तो उसमें स्टार्टिंग से तो पाकिस्तान को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा किसी हद तक। लेकिन जो माजी में इन्फ्लेशन होती रही है या पिछले प्रोग्राम में जो आईएमएफ का जो पीडीएम हुकूमत ने किया उसमें हमें इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा, वो अब की बार नहीं होगा। तब इन्फ्लेशन ये भी थी कि पाकिस्तान पहले आईएमएफ की शराइत पूरी करता था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को महंगाई करनी पड़ती थी, फिर उसके बाद हमें पैसे मिलते थे। फिर उसके बाद जब आईएमएफ का प्रोग्राम कंप्लीट होने की तरफ जा रहा होता था या गया पाकिस्तान का जो आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम किया था, तो पाकिस्तान में महंगाई में भी काफी कमी आई। तो आपका जो प्रोग्राम है स्टार्टिंग से तो हमें ये फेस करना पड़ेगा कि महंगाई भी हो सकती है पाकिस्तान में। लेकिन आने वाले सालों में, जिसमें हम अगले साल की बात कर ले, तो पाकिस्तान में बतरीज महंगाई में कमी आएगी। इस बात की जो हमें पाकिस्तानी अवाम को जो खुशखबरी दी गई है वो कौम मुत्तहिदा की तरफ से भी दी गई है और ब्लूमबर्ग की तरफ से भी दी गई है। बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी हमारा प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम टॉपिक के ऊपर अपना कीमती वक्त से जो है वक्त निकाला। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की मईशत बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन था वो 40% से तकरीबन 20% पे तो आ चुका है। चीज़ें ग्रेजुअली ठीक हो रही हैं, मुस्बत खबरें आनी शुरू हो गई हैं। अगर हम यूएन इकोनॉमिक रिपोर्ट्स के हवाले से जो आज प्रोग्राम हमारा था, साथ में अगर हम ब्लूमबर्ग और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के हवाले से भी बात भी करें, और अभी आने वाले दिनों के अंदर आईएमएफ की रिपोर्ट भी जो है वो जारी हो जाएगी, पाकिस्तान के आदाद शुमार के हवाले से हम चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाएंगी कि क्या बेहतरी है और किस तरफ पाकिस्तान जो है वो गामज़न है। लेकिन ये पॉजिटिव देखें, एंड में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मुमकिन है कि अभी आपको अपने मामलात के अंदर ये चीज़ें बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रही होंगी। हो सकता है कि चीज़ें आपको अभी भी महंगाई आपको महसूस हो रही होगी। अभी ईद के दिन करीब हैं तो लोग अभी शॉपिंग सेंटर्स के अंदर मौजूद होंगे, बाज़ारों के अंदर मौजूद होंगे और उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा होश रुबा इजाफा उनके अंदर कीमतों में लग रहा होगा। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स होती हैं बैनुल-अक़वामी, ये इंडिकेशंस देती हैं आने वाले वक्त के अंदर। जैसे 2020-21 के अंदर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट के वाले से जो बात शुरू हो गई थी तो पाकिस्तान ने उसको भुगता।
पाकिस्तान ने महंगाई के हवाले से जिस तरीके से मामला देखे वो हमारे सामने नज़र आए। हमारी CPI इंडेक्स 40% पे चला गया, हमारी इन्फ्लेशन 35% पे चली गई। तो ये चीज़ें तो आपने देखी, क्योंकि इंडिकेशन शुरू से यही आनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब ये पॉजिटिव इंडिकेशंस का मतलब ये होता है कि आने वाले वक्त के अंदर आपको मजीद कोई बेहतरी की उम्मीदें नजर आनी शुरू हो जाएंगी और पाकिस्तान का इन्फ्लेशन है या पाकिस्तान के जो डॉलर रेट है, उन तमाम सारी चीज़ों में आपको बेहतरी नज़र आएगी। दुआ हमारी यही है कि चीज़ें बेहतर ही हों और अच्छी हों। सियासी इस्तेकाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस गवर्नमेंट के लिए हम यही दुआ करेंगे कि कम से कम 5 साल पूरे करने में कामयाब हो जाएं। आपका प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी कीमती राय से आगाह करते रहा करें और आप देख रहे थे प्रोग्राम इख्तिलाफ। मैं था आपका होस्ट असद एस मिर्ज़ा। देखते रहें वॉइस न्यूज़।